अस्सलामुअलैकुम और वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवार खावर और मैं हूं आपके साथ ज़रियाब इरफान। तो जनाब, उम्मीद है कि आप लोगों का वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा होगा और ये जो नया वीक स्टार्ट हुआ है इसको लेकर अपने बहुत सारे नए प्लान्स जो है वो बना लिए होंगे कि आप लोगों ने जो काम पिछले हफ्ते अधूरे छोड़े थे वो इस हफ्ते आप पूरे कर ले। लेकिन अच्छी बात यह है कि सिर्फ वीकेंड ही नहीं, वीकडे के आगाज पर भी अनवार मौसम बड़ा प्यारा है, बड़ा ही जबरदस्त है। वेदर फोरकास्ट जब आज मैंने ऑफिस आते हुए देखी तब तो क्लाउडी मुझे नजर आ रहा है कि पार्शली क्लाउडी रहेगा, सूरज आंख बचोली करता रहेगा। लेकिन जिस किस्म के बादल अभी हम लोग ऊपर आ रहे थे और बाहर हमें नजर आए, मुझे लग रहा है कि शायद बारिश हो सकती है। एक्सपेक्टेड यही है कि बारिश हो जाएगी क्योंकि मौसम का जो हमने पहले भी अपने लास्ट प्रोग्राम में भी जिक्र किया था कि बलूचिस्तान की साइड पर तो बारिशें होती नहीं है। एक सिस्टम वहां पर बड़ा जबरदस्त किस्म का बारिशों का है जो कि एंटर हुआ है और अब आहिस्ता आहिस्ता अब हम देख रहे हैं कि वो दूसरे शहरों का, दूसरे सूबों का रुख भी हमें करता हुआ दिखाई दे रहा है। और बड़ी अच्छी बात है कि अप्रैल का महीना खत्म होने में आ रहा है और मौसम अभी भी काबिले बर्दाश्त है क्योंकि फिर जो बड़ी कड़ाकी की गर्मी है ना वो भी पड़ने वेलकम करने वाली है वो फिर में आने वाले 1-2 महीनों में, और उसको भी बर्दाश्त करने के लिए हम सबको अब तैयारी पकड़ लेनी चाहिए। लेकिन जो बर्दाश्त का एक तासुर हमारे पाकिस्तानी कौम ने दिया है ना कल और परसों के रोज, क्योंकि खबर ये आई थी कि सोलर पैनल पर टैक्स लगा दिया जाएगा, तो जो वो चीखों पुकार लोगों ने सोशल मीडिया पर किए ना, ये उनका राइट था, ये उनको करना चाहिए था, लेकिन वो फेक न्यूज थी। लेकिन आपको बताऊं, इसके बावजूद लोग ये कह रहे हैं कि अगर ये शोशा निकला है ना बाहर तो खुदा ना खास्ता ये कुछ हो ही ना जाए। किसी ने शोषा छोड़ दिया और हुकूमत वाकई में सोचना शुरू कर दे कि सूरज पर भी टैक्स लेना वो शुरू कर दे। बहरहाल इन तमाम चीजों पर आगे चलकर मजीद भी बात करेंगे, भी शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज। इसहाक डार की नई जिम्मेदारी, डिप्टी वजीर आजम बना दिया गया। वजीर आजम का दौरा सऊदी अरब, प्राइम मिनिस्टर ऑफ एक्शन करार। हुकूमत गंदम खरीदने में नाकाम, परेशान किसानों की आखिरी डेडलाइन। कौमी टीम को नए गैर मुल्की कोचेस मिल गए। 26 करोड़ मुसाफिर, दुबई में अनोखी एयरपोर्ट की तामीर का मंसूबा। जी, तो अमेरिका में पहली बार T20 वर्ल्ड कप होने जा रहा है और हम ये देख रहे हैं कि वर्ल्ड कप में शिरकत करने वाली सारी टीम इस हवाले से इंतहाई पुरजोश नजर आ रही हैं और वर्ल्ड कप ट्रॉफी का जो वर्ल्ड टूर है उस पर पाकिस्तान में मौजूद है। और पाकिस्तान न्यूजीलैंड के आखिरी मैच में हमने देखा कि ICC T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में नुमाइश के लिए रखी गई और इससे पहले ICC ऑफिशियल्स ने T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी की नेशनल क्रिकेट अकेडमी में रुनुमाई भी की और फिर वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5वें मैच के दौरान भी नुमाइश के लिए कज़ाफ़ी स्टेडियम में रखा। बिल्कुल ऐसी बड़े खूबसूरत मनाजिर हैं जो कि हमारे लेजेंड बॉलर हैं शुएब अख्तर, उन्होंने T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ ग्राउंड का चक्कर भी लगाया है। शायकीन ने काफ़ी शोर मचाया शुएब अख्तर को देखकर और शुएब अख्तर ने ट्रक कार्ट वाले रिक्शे पर ग्राउंड का चक्कर लगाया, जिसके मनाजिर इस वक्त आप हमारी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। और शायकीन ने इस दौरान उनकी हौसला अफजाई भी की है। वर्ल्ड कप ट्रॉफी 25 अप्रैल को इस्लामाबाद पहुंची थी। इस्लामाबाद और एबटाबाद में ट्रॉफी की भी नुमाइश की गई और इस्लामाबाद में पाकिस्तान मॉन्यूमेंट पर ट्रॉफी का फोटोशूट भी हुआ था। और बस अब हम सब ये दुआ कर रहे हैं कि पाकिस्तानी टीम किसी तरह से दोबारा ये ट्रॉफी जीतकर पाकिस्तान ले आए और अच्छी परफॉर्मेंस दे, क्योंकि जो परफॉर्मेंसेस का सिलसिला था वो न्यूजीलैंड सीरीज में कुछ अच्छा नहीं रह सका, क्योंकि एक्सपेक्टेड ये था कि ये सीरीज हम किसी ना किसी तरह से मतलब एक बड़े मार्जिन से जीतेंगे, लेकिन बड़ी मुश्किल से क्लीन स्वीप होगा और बड़ी मुश्किल से न्यूजीलैंड के लिए हो रहा था, उसको इक्वल करने में बड़ी मुश्किल से कामयाब हुए हैं। तो परफॉर्मेंसेस पर भी सवालिया निशानात हैं। टीम का जो कॉम्बिनेशन है, तो अभी जो पाकिस्तानी टीम के कैप्टन हैं, पाकिस्तानी टीम की मैनेजमेंट है, तो शायद अभी ये तमाम लोग सोच रहे हैं, एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कौन सा प्लेयर कहां कहां फिट आ सकता है। तो बहरहाल क्रिकेट की जब हम बात कर रहे हैं तो कुछ अहम फैसले भी हम देख रहे हैं कि वो सामने आए हैं, जिसके मुताबिक पाकिस्तानी टीम को 2 नए कोचेस मिल गए हैं और दोनों नए कोचेस इस बार फिर से हम देख रहे हैं कि वो हमें इंटरनेशनल जो टीमें हैं वहां से ही मिले हैं। रेड बॉल फॉर्मेट के लिए जेसन ग्लेस्पी हैं, जबकि व्हाइट बॉल के लिए गैरी क्रिस्टन को पाकिस्तान टीम का हेड कोच बनाने का ऐलान कर दिया गया है, जबकि अजहर महमूद जो कि पहले से मौजूद हैं उन्हें तमाम फॉर्मेट्स में असिस्टेंट कोच की जिम्मेदारियां दी गई हैं। और वो शायद कहा भी इसीलिए जा रहा है, मेरा ख्याल है कि वो लैंग्वेज एक बैरियर जो फिर हमारे प्लेयर्स को होता है, तो ये एक शायद मेरा ख्याल है प्लेयर्स के लिए बहुत अच्छा डिसीजन होगा। बिल्कुल ऐसा ही है और तीनों फॉर्मेट्स के जो कोचेस हैं
उनकी तकर्री 2 साल की मुद्दत के लिए की गई है, जबकि जेसन गिलेस्पी दौरे बांग्लादेश और कैरी क्रिस्टियन दौरे इंग्लैंड के दौरान पाकिस्तानी स्क्वाड को ज्वाइन करेंगे। जबकि 5 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज के आखिरी T20 मैच में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को शिकस्त देकर सीरीज में शिकस्त तो बचा ली है, मगर जब न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान में मौजूद थी तो उनको B, C, D और के पता नहीं किस किस के खिताब दिए जा रहे थे और वो जाते जाते हमें ये बता गए हैं कि हम कौन सी कैटेगरी के प्लेयर्स थे। तो खैर, वर्ल्ड कप से पहले टीम पाकिस्तान की कारकर्दगी खास नहीं रही है और दूसरी जानिब बाबर आजम भी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में अपने प्लान पर अमल करके बॉलिंग और बैटिंग दोनों में अच्छा खेल पेश किया। ताहम मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन के साथ खेले हैं हम लोग और सीरीज में इंजरीज भी हुई हैं, हमने तजुर्बात किए, कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए और मुस्बत चीजें हमने हासिल की हैं। तो इन तमाम तर मामलों पर बात करते हैं। स्पोर्ट्स एनालिस्ट अब्दुल समी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। समी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इतना सब कुछ है क्रिकेट में बताने को, डिस्कस करने को कि समझ नहीं आ रहा है कहां से आगाज किया जाए, तो क्यों ना बाबर आजम की स्टेटमेंट से ही आगाज कर लेते, क्योंकि ये हर दफा की स्टेटमेंट है। हाँ, हर बार की स्टेटमेंट है और अभी रिसेंटली पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की सीरीज खत्म हुई है और ये वो सीरीज है कि जिसमें हमें हमारी टीम की स्ट्रेंथ का भी पता चलना था आने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए। क्या एनालिसिस है आपके बाबर आजम की बीइंग कैप्टन, उनकी जो परफॉर्मेंसेस रही हैं उस पर भी और ओवरऑल जो टीम ने किया न्यूजीलैंड के साथ वो क्या था? बहुत शुक्रिया आपका। पहले तो ये आप देखें कि आप अभी न्यूजीलैंड सीरीज की बात कर रहे हैं, तो न्यूजीलैंड की इस वक्त पाकिस्तान आ रही थी तो हमारे मीडिया ने और सहाफी बरादरी ने उसको दूसरे और तीसरे दर्जे की टीम करार दिया। उससे ये हुआ कि हमारे प्लेयर्स के ऊपर और डगआउट में ऐसा प्रेशर बिल्टअप हुआ कि आपको ये लगा कि ये तीसरे दर्जे की टीम है, हमने इनसे तो हार सकते ही नहीं है। और उस प्रेशर को लेकर जब आप मैदान में गए हैं तो आपने देख लिया है कि वो नतीजा उसका क्या निकला है। तो किसी क्रिकेट ऐसा खेल है और खास तौर पे T20 ऐसा फॉर्मेट है, इसमें किसी वक्त कुछ भी हो जाता है। कोई एक अच्छा स्पेल और एक अच्छी इनिंग जो है, एक अच्छी बारी जो है पूरे मैच का पासा पलट देती है। तो किसी टीम को कमजोर नहीं समझना चाहिए और मेरे ख्याल में हमें यहाँ ये सबक तो बिल्कुल अच्छी तरह से मिल गया होगा। ठीक है, लेकिन बात है बाबर, आप देखो फिर उन्होंने ये बात की है कि हम एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, तो बिल्कुल ये बात हो रही है कि एक्सपेरिमेंट्स तो वो कर रहे हैं लेकिन एक्सपेरिमेंट्स कुछ ज्यादा हो गए हैं। वर्ल्ड कप बिल्कुल सर पे आ गया हुआ है और बिल्कुल जब आपके सर पे हो वर्ल्ड कप तो उस वक्त आप इतने एक्सपेरिमेंट शायद नहीं करते, क्योंकि आप तैयारी पहले से कर चुके होते हैं और आखिरी लम्हात में आपके एक्सपेरिमेंट्स नहीं होते। तो इस लिहाज से उनको सोचना चाहिए। लेकिन एक प्रॉब्लम ये भी है कि आप देख लें नए कोचेस इस वक्त आए हैं। कैरी कर्स्टन जो है, हालांकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, वो मुख्तलिफ टीमों के साथ, इंडिया के साथ रहे हैं, वो साउथ अफ्रीका के साथ रहे हैं, उनको रैंकिंग में वो नंबर 1 भी लेके गए हैं। बट पाकिस्तान टीम के साथ कोचिंग करना हमेशा से एक मुश्किल काम रहा है। अगरचे माजी में इंटरनेशनल जो कोचेस थे वो किसी हद तक कामयाब हुए और हमारे लोकल जो खुद लेजेंड्स हैं बट लोकल क्रिकेटर्स हैं पाकिस्तानी है, तजुर्बा इतना बेहतर नहीं रहा। तो शायद क्रिकेट बोर्ड ने ये डिसीजन लिया है, लेकिन देखना होगा क्योंकि वर्ल्ड कप बिल्कुल सर पे आया हुआ और कितने कम टाइम में क्या प्लानिंग होगी और कैसे मैनेज को करना। लेकिन समी, हम तो ये देखते हैं ना कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुसलसल तब्दीलियों की जद में रहता है। किसी भी काम को ले लें, प्रोफेशन को ले लें, किसी मसले को ले लें, कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको लगता है कि कंसिस्टेंसी के बगैर ये तमाम जो सर्कल है एक बार फिर से चल पाएगा? 2 जो नाम हमने आपसे शेयर किए हैं आप भी जानते हैं, अब जो गैर मुल्की कोचेस हैं इन पर अगर हम इन्हिसार करते हैं, पाकिस्तानी टीम में आपको लगता है बेहतरी आ सकती है? बिल्कुल, देखें बेहतरी की गुंजाइश तो है। सारी दुनिया के जो क्रिकेट शायकीन है और जो तज्जियाकार हैं वो हमेशा ये कहते हैं कि पाकिस्तानी कौम में, पाकिस्तानी खिलाड़ियों में क्रिकेट का बेपनाह टैलेंट मौजूद है। बट हमारे यहाँ मसाइल ऐसे रहे हैं, जैसे आपने जिक्र किया, अभी 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट इन दोनों कोचेस को मिला है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे ज्यादा जी समी अब्दुल समी से एक बार फिर से हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे और समी सुन पा रहे हैं तो कंटिन्यू कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैंने कहा जी माजी में हमारे जो रहे हैं वो अपना टेन्योर नहीं पूरा कर
पाए, बदकिस्मती से 2 साल का उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, या टीम की कोई ऐसी शिकस्त आ जाती है, या क्रिकेट बोर्ड में तब्दीली हो जाती है, उनको अधूरा सफर छोड़ना पड़ता है और टीम को जिस ट्रैक डाला होता है वो वही रह जाता है, फिर नए सिरे से हम आगाज करते हैं। अभी हम उम्मीद तो करते हैं कि जिस अमेरिकी जैसे भी एक्सपेरिमेंट्स किए उसमें बहुत सी बातचीत होती है। उन्होंने 30-40 खिलाड़ियों का एक पूल बना दिया था, उसी में से वो खिलाड़ियों को ऊपर लेके जाते थे। नहीं पाएंगे, बट अगर दोबारा मैनेजमेंट में कोई तब्दीली होती है तो आपका जाना पड़ता है। तो ये पाकिस्तान टीम और पाकिस्तान क्रिकेट के अच्छा, देयर इज सम डिस्टॉर्शन, हम लोग सही तरीके से समय को सुन नहीं पा रहे हैं, तो मेरे प्रोड्यूसर साहब आपसे भी रिक्वेस्ट है कि काइंडली जरा देखिएगा ताकि इशू रिजॉल्व हो सके। और दूसरा ये कि अनवार, हम ये भी देख रहे हैं कि अजहर महमूद को असिस्टेंट कोच रखने का मकसद जो है वो शायद यही है कि जो लैंग्वेज बैरियर है पाकिस्तानी टीम, हमारे जो प्लेयर्स हैं उनके दरमियान और बाकी कोचेस के दरमियान, वो खत्म होना चाहिए। चेयरमैन पीसीबी के स्टेटमेंट से तो लग तो यही रहा है कि इस बार जो गैर मुल्की और मुल्की कोचेस हैं उनका कॉम्बिनेशन बनाने का मकसद यही है। लेकिन अब्दुल समीक से जैसे हम लोग अभी दोबारा से अपना कॉन्टेक्ट बहाल करते हैं तो उनसे भी जानेंगे, क्योंकि वो इस बीट को कवर भी करते रहे हैं और उनके गहरा इसके ऊपर तज्जिया भी है, तो शायद वो हमें बता सके कि स्ट्रेटेजी क्या होगी। लेकिन आपने देखा होगा कि अगर इससे हटकर थोड़ी सी बात करें इस ट्रॉफी के हवाले से जिसको शुएब अख्तर विजिट करवा रहे थे पूरे ग्राउंड में, तो शाहीन का एक बड़ा प्यारा जेस्चर था। उन्होंने बिल्कुल उसी तरीके से एक्ट किया है कि जैसे शुएब अख्तर अपने जमाने में विकेट लेने के बाद जिस तरीके से डाइव किया करते थे, तो वो बड़ा ही प्यारा एक बड़ा ब्यूटीफुल जेस्चर है जिसको खुद शुएब अख्तर भी ट्विटर पर खासा अप्रिशिएट करते हुए हमें नजर आए। बिल्कुल ऐसे ही है। और अभी पाकिस्तानी क्रिकेट की जब हम बात कर रहे हैं तो जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो बहुत ज्यादा हाई हो चुके हैं, और ये वो मनाजिर थे जो आप हमें बता रही थी। और मैं हैरान था कि ऐसा क्यों हुआ, तो वो फिर बाद में पता चला कि शुएब अख्तर वाज देयर, तो वो उनको ट्रिब्यूट पेश करने के लिए जब उन्होंने आउट किया है, जो कि शाहीन जाने जाते हैं पहले ओवर में आउट करने के लिए, तो वो उन्होंने किया, फिर वही जेस्चर उन्होंने दिया, तो बड़ा खूबसूरत ये लगा और लोगों ने इसको सराहा भी, जिस तरह से आप भी कह रही हैं कि शुएब अख्तर ने भी इस पर ट्वीट की है। बहरहाल एक और हम लोगों का जो मसला है, हम लोगों से मुराद मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि हम बहुत ज्यादा अटैच हैं क्रिकेट से और पाकिस्तानी टीम से, तो वो एक मसला है इंजरीज का। इतनी सख्त ट्रेनिंग के बावजूद जो इंजरी स्टार्ट हुई हैं उस पर भी बहुत ज्यादा तनकीद की जा रही है। मोहम्मद रिजवान इंजरी का शिकार हुए हैं क्योंकि वर्ल्ड कप आ रहा है। पिछले वर्ल्ड कप में भी हमने देखा नसीम शाह इंजर्ड हो गए थे, तो उसका जो खुमियाजा है वो भुगता था। तो अब हमें बहुत ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है क्योंकि हमारे मेन प्लेयर्स हैं जो कि इस टीम का हिस्सा रहेंगे। बहुत ज्यादा एहतियात करनी वर्ल्ड कप से पहले खिलाड़ियों को, तो जो वर्कलोड है मेरा ख्याल है वो अब तमाम प्लेयर्स का मैनेज होना चाहिए, जिसमें शाहीन भी हैं, आमिर भी हैं, बहुत से हमारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि मैच का पासा किसी भी वक्त पलट देते हैं। और बिल्कुल अब कुछ मैं नहीं जानती कि भी हमारे पास क्या क्या शेड्यूल है, वर्ल्ड कप से पहले कोई सीरीज है, होम सीरीज है, हमें कहीं जाकर खेलना पड़ता है, क्या क्या कुछ है। तो वहां पर जैसे हम बड़ा उससे कहते थे कि न्यूजीलैंड की तो बी टीम आई थी, सी टीम आई थी, तो जनाब अपने भी बी और सी की छांटी कीजिए, आपको भी पता चले कौन कितने पानी में है, बेंच स्ट्रेंथ आपके पास क्या है, क्या प्लेयर्स के हवाले से आप जिक्र करें, आमिर का जिक्र आपने किया, शाहीन का जिक्र आपने किया, और ये वो प्लेयर्स हैं कि जिनको वाकई नसीम शाह जिनको रेस्ट देने की जरूरत है ताकि जो आने वाले वर्ल्ड क्लास मैचेस हैं ये वहां पर अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सके, क्योंकि खुदा ना खासा पाकिस्तानी क्रिकेट टीम और पाकिस्तानी जो कौम है वो वाकई इन मैचेस को, क्रिकेट को बड़ी ही संजीदगी से लेती है। और वो जो एक लास्ट में सेकंड लास्ट मैच हम लोग हारे थे, वो जो लड़का था जो ग्राउंड में मौजूद था, बिल्कुल ऐसे ही है, मतलब ज़ारो कतार हो रहा था वहां पे बैठकर। और वेन्यू सबसे बड़ी बात है क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी वेरी फर्स्ट टाइम कि अमेरिका में ये मैचेस होने जा रहे हैं, पूरा ये इवेंट होने जा रहा है, तो एक नया वो जिसे कहते हैं एटमॉस्फेयर वहां पे नया है, पिचेस वहां पर डिफरेंट होंगी, टीमें सबसे ज्यादा हैं, बिल्कुल ऐसी है, टीमें भी इस बार तो सोचिए पता नहीं अगर 20 टीमें होती तो अनवार कितने मैचेस होते होंगे टोटल? मैचेस तो मेरा ख्याल काफी ज्यादा अब होंगे। बहरहाल वो जो स्केड्यूल है सारा वो आना भी बाकी, मेरा ख्याल अब्दुल समी ने हमें ज्वाइन कर लिया, उनसे इस हवाले से मजीद बात करते हैं। समी कंटिन्यू भी कीजिएगा, साथ ही साथ बड़ी मुश्किल से हमने न्यूजीलैंड की सीरीज बचाई है, आपको हालात किस तरह के लग रहे हैं, हमारी कारकर्दगी अच्छी क्यों नहीं रही है? हमारी कारकर्दगी शायद इसलिए अच्छी नहीं रही है कि जिस वक्त हम दुनिया की नंबर 1 टीम थे, जो हमारी खुसूसियात थी वो हम छोड़ चुके हुए हैं। हमारे जो खिलाड़ी 20-30 रन करते थे वो बड़ी इनिंग की तरफ जाते थे, वो 40-50 का सोचते थे, और उसके बाद हमारी पार्टनरशिप्स होती थी, हम रनिंग बिटवीन द विकेट अच्छी करते थे। हमने
बीच में आके अचानक से अपने कप्तान को हटा दिया, हमने अपना ओपनिंग जोड़ी तोड़ दी, खिलाड़ियों के दरमियान मसाइल आपस में शुरू हो गए। तो जब भी आपस में खिलाड़ियों के मसाइल होंगे तो आप कभी अच्छी उम्मीद नहीं रख सकते कि आपकी टीम अच्छा परफॉर्म करेगी। मेरे ख्याल में बुनियादी वजह जो है ये हुई है। और फिर अचानक से आपने दोबारा बाबर आजम को कप्तानी दी है, दोबारा फिर आपने कुछ ऐसे खिलाड़ी टीम में शामिल कर दिए हैं जिनका हमें। ठीक है समी, मेरा ख्याल है बात कर रहे थे आमिर के हवाले से और इमाद के हवाले से और तनकीद। जी समी कंटिन्यू कीजिएगा, आपकी आवाज कट गई थी। जी दोबारा जो है ऐसे खिलाड़ी टीम में शामिल कर दिए गए हैं जिनका बताया गया था कि उनके अंदर मजीद क्रिकेट नहीं रही और वो मजीद क्रिकेट नहीं खेल सकते, ना मुल्क की नुमाइंदगी कर सकते हैं। तो ऐसे खिलाड़ी जब टीम में आएंगे तो खिलाड़ियों में मुख्तलिफ आपको पता है असरात पड़ते हैं, आपस में दोबारा जेल होना पड़ता है, दोबारा मिलना जुलना पड़ता है, ऐसे कॉम्बिनेशन बनाने पड़ते हैं। ये मसाइल मेरे ख्याल जो है बुनियादी किरदार इन्होंने अदा किया है कि हमने हल्की क्रिकेट खेली है न्यूजीलैंड के खिलाफ और एक हमने ओपोनेंट को क्रिकेट में कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। हमने न्यूजीलैंड को जो है कमजोर हरीफ समझा है, उसका भी हमने नुकसान उठाया। ठीक, अच्छा मैं और अनवार जिस वक्त आपसे हमारा राब्ता डिस्कनेक्ट हुआ था तब हम डिस्कस कर रहे थे कि अज़म महमूद को असिस्टेंट कोच रखने का मकसद शायद इसी वजह से सामने आया है कि जो एक लैंग्वेज बैरियर है पाकिस्तानी प्लेयर्स और बाकी कोचेस के दरमियान उसको खत्म किया जा सके। आपको भी ऐसे लगता है कि वाकई इसी सोच के साथ, इसी तासुर की वजह से पीसीबी को ये डिसीजन लेना पड़ा? बिल्कुल ये वजह भी हो सकती है, लेकिन अजहर महमूद बिजाते खुद एक अच्छे जो है कोच हैं। उन्होंने ना सिर्फ अच्छी क्रिकेट खेली, आपको हम अक्सर ये डिस्कस करते हैं कि जो लोग अच्छे क्रिकेटर होते हैं लाजमी नहीं है, ये मुमकिन नहीं है कि वो सारे के सारे अच्छे कोचेज हो। बट अजहर महमूद ने प्रूव किया है, वो इंग्लैंड गए हैं, उन्होंने मुख्तलिफ टीमों के साथ ये काम किया है और अभी भी वो अपनी फैमिली के साथ वहाँ सेटल्ड थे और काफी अच्छा पैकेज के ऊपर वो कोचिंग की जॉब कर रहे थे। लेकिन क्रिकेट बोर्ड के कहने पे वो आए हैं, मेरे ख्याल में अच्छा एडिशन है। वो खुद भी बड़े मेहनती हैं, बड़े नीचे से वो आए हैं। और दूसरी जो आपने बात की वो भी जाहिर है क्योंकि हमारे ज्यादातर खिलाड़ी जो है वो लैंग्वेज बैरियर है और वो उनको समझने में और बात करने में उस तरह से आसानी नहीं रहती, मुश्किल दरपेश है। ठीक है, और समी सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम जो है हमारा और पुराना ये मसला है इंजरीज की मैं बात कर रहा हूँ। अभी हमने देखा कि मोहम्मद रिजवान इंजर हो गए हैं, उसके बाद उससे पहले बल्कि आजम खान भी अनफिट रहे हैं और ये तमाम चीज़ें हमने भुगती हैं। जबकि हारिस रऊफ और नसीम शाह भी इंजरी का शिकार हुए और जब से ये लोग इंजरी से वापस आए हैं तो वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं जिसके लिए जाने जाते थे। तो आपको लगता है कि अब वर्ल्ड कप से पहले ये जो वर्कलोड है उसको मैनेज करने की शदीद ज़रूरत है पाकिस्तानी टीम को? बिल्कुल जी, ये देखें इस पे भी काफी अरसे से बात हो रही है कि जी समी सुन पा रहे हैं हमें? दुनिया की टीमें अभी टेक्नोलॉजी को लेके और मुख्तलिफ जो मॉडर्न टूल्स है उनको लेके जिस खिलाड़ियों के साथ जो है चलते हैं हम उसमें लैग करते हैं। अभी आप देखें सानुल्लाह हमारे उभरते हुए फास्ट बॉलर थे, वो जिस तरह इंजरी का शिकार हुए और इस वक्त बीसीबी के अंदर उस पर इंक्वायरी चल रही है कि उनके केस को मिस हैंडल किया गया। तो हमारे यहाँ कुछ बिल्कुल पता ही नहीं होता था चीजों को आगे कैसे जो है खिलाड़ियों को लेके चलना है, किस क्रिकेटर को कितनी क्रिकेट खिलानी है, फास्ट बॉलर्स की लाइफ कम होती है, आपने उनको कितनी लीग्स में अलाउ करना है, डोमेस्टिक में कहाँ करना है, फिर आप अपने मुल्क की नुमाइंदगी के लिए उनको तैयार रखते हैं। यहाँ उल्टा सिस्टम होता है, खिलाड़ी बाहर की लीग्स खेल के आ जाते हैं और जब मुल्क के लिए नुमाइंदगी करने की बात आती है तो वो इंजरी का शिकार होते हैं। बहरहाल अभी तो ये बहुत देर हो चुकी है वर्ल्ड कप के नुक्ते नजर से। अगर आप तो इस वक्त आप जो इंजर्ड खिलाड़ी हैं तो उनको लेकर और इस चीज पे आप नहीं सोच सकते कि आप इनको स्क्वाड में शामिल करेंगे, स्क्वाड तो अनाउंस होने जा रहे हैं। तो अभी जो अवेलेबल आपके पास स्लॉट है उसी में से आपको सिलेक्शन करनी होगी और मेरी नजर में अभी भी काफी हमारे पास ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं, ऐसा टैलेंट मौजूद है। अगर सही तरीके से सिलेक्शन की जाए तो बहुत शुक्रिया। स्पोर्ट्स एनालिस्ट अब्दुल समी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा स्टे ट्यून्ड न्यू पाकिस्तान। और अब बात करते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे सऊदी अरब के हवाले से। और वो सऊदी अरब के दौरे पर रियाज में ही मौजूद हैं और कल उन्होंने वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के इजलास में शिरकत की है और साथ ही पाकिस्तान में
सरमायाकारी के हवाले से भी उनकी मुलाकातें जारी हैं। इसी हवाले से उन्होंने आलमी मालियाती फंड की जो मैनेजिंग डायरेक्टर और सदर इस्लामी तरक्याती बैंक से भी मुलाकात की है। इस दौरान सऊदी सरमायाकारी वजीर की तरफ से उनको प्राइम मिनिस्टर ऑफ एक्शन का खिताब भी मिला है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम से अपने खिताब में दुनिया भर में जो सेहत के मसाइल मौजूद हैं, वैक्सीन की गैर मसावी तकसीम है, उसकी जानिब भी तवज्जो दिलाई है। और अब ये आपको बताते चले कि मुल्क में वजीर आजम के बाद अब डिप्टी वजीर आजम का ओहदा भी तख्लीक हो चुका है। बिल्कुल, ये कैसी खबर है जो कल इंतहाई लाइमलाइट में रही, उसको होना भी चाहिए था, क्योंकि शायद के हम अपनी तारीख में ये पहला बार कोई ऐसा हो रहा है कि सरकारी सतह पर कोई इस तरह का ओहदा देख रहे हैं, या हो सकता है कि मेरी नाकिस राय में ये पहली बार हो, ये चौथी बार है। बिल्कुल, और ये आइन में मौजूद नहीं है। तो इसहाक डार अब डिप्टी वज़ीर आज़म हो चुके हैं और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इसहाक डार की बतौर नायब वज़ीर आज़म तकर्रुर की मंजूरी भी दे दी है। और अब आते हैं मुल्क की सियासत की तरफ, जहां पर कुछ अजीबो गरीब किस्म के बयान देखने को मिल रहे हैं। बानी पीटीआई ने अपनी जमात को एस्टेब्लिशमेंट और दीगर सियासी जमातों से मुज़ाकरात की इजाजत दे दी थी, मगर पीटीआई रहनुमाओं के बयान पर हम देख रहे हैं कि मुसलसल दीगर रिएक्शन सामने आते हैं, क्योंकि हुकूमती इत्तेहाद भी रद्द-ए-अमल देता हुआ हमें नजर आता रहता है। बिल्कुल ऐसे बयान बदलते हैं। दूसरी तरफ हुकूमती इत्तेहाद भी इस पर रद्द-ए-अमल दे रहा है। शहरियार आफरीदी ये कह रहे हैं कि सिर्फ आर्मी चीफ और DGISI से ही मुज़ाकरात होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत के लिए वो कल भी तैयार थे, आज भी तैयार हैं, आइंदा भी तैयार रहेंगे। और रऊफ हसन ने तो यहां तक भी कहा है कि हमने एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई हुई है, लेकिन किसी ने हमसे कोई रब्ता नहीं किया। दूसरी तरफ देख रहे हैं कि हुकूमती इत्तेहाद ने इस पर रद्द-ए-अमल देते हुए जो वजीर हैं ख्वाजा साद रफीक, उन्होंने कहा है कि तहरीक इंसाफ एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का मतलब और ख्वाहिश पूरी कर ले, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ एक बार फिर फौज को सियासत में धकेल रही है। ख्वाजा साद रफीक ने तो यहां तक कह दिया कि बानी पीटीआई का एक हाथ गिरेबान पर और दूसरा उनका पैरों पर होता है। इसके साथ साथ राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट भी है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि पीटीआई की सोच अब सियासी नहीं है। पीटीआई एस्टेब्लिशमेंट के जरिए एक बार फिर से मुसल्लत होना चाहती है। हुकूमती इत्तेहाद के जो मुख्तलिफ रहनुमा हैं वो इसको डील की कोशिशें करार दे रहे हैं। दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर ने जो वज़ीर आला पंजाब के मुतालिक रिमार्क्स दिए थे, उस पर अज़मा बुखारी साहिबा ये जवाब देते हुए कह रही हैं कि अली अमीन गंडापुर एक शरपसंद और शिद्दत पसंद जहनीत का मालिक इंसान है और मरीम नवाज से पहले उनसे मुतल्लिक वो पहले भी जबान दराजी काफी बार कर चुके हैं। बिल्कुल ऐसे इन तमाम तर मामला पर बात करते हैं। सीनियर तजज़ियाकार आमिर इलियास राना साहब ने हमें ज्वाइन किया। आमिर साहब, वीकेंड तो वैसे लगता है कि सियासत में कोई होता ही नहीं है और ये लोग हफ्ता और इतवार के रोज भी अपनी सियासत को भरपूर अंदाज में चमका रहे होते हैं। सबसे पहले तो एक ऐसे अहम मामले के हवाले से आपका तज्जिया लेना चाहेंगे जो कि हर जबान ज़द-ए-आम रहा और हर कोई उस पर हैरानगी का इजहार भी करता रहा। इसहाक डार साहब वज़ीर ख़ारजा से डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हो चुके हैं, उनको अचानक से डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बनाना क्यों पड़ा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, और या फिर यूं कह लीजिए कि हुकूमत को? क्या इसके साथ साथ आपको लगता है कि वो अपने जो खारजी उमूर है उनको भी संभाल सकेंगे? देखें, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के पास कोई इजाफी इख्तियार नहीं होता, अच्छा, सिवाय इसके कि उनको प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में एक ऑफिस मिल जाए। उन्हें काम वही करना है जो वजीर खारजा का है। इसके अलावा उनको जब कोई जिम्मेदारी और दे दी जाए, आपके पास रिसेंट मिसाल है 2012 में चौधरी परवेज इलाही की, वो इंडस्ट्रीज प्रोडक्शन के मिनिस्टर थे, उसके अलावा उनके पास कोई जिम्मेदारी नहीं थी। उससे पहले मोहतरमा नुसरत भुट्टो साहिबा 17 माह रही 89 से 90 तक, और 13 दिन जुल्फकार अली भुट्टो नूरुल अमीन के साथ 13 दिन नायब वजीर आजम रहे और सीनियर वजीर रहे। अब आप देखें, ये एक हिस्ट्री है और इसका रूल्स ऑफ बिजनेस में किसी ने कोई ताल्लुक नहीं बनाया कि उनकी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की क्या जिम्मेदारी होंगी। लिहाजा ये एक नुमाइशी ओहदा है और जो लोग ये समझ रहे थे कि शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ में लड़ाई मौजूद है और दूसरे इसहाक डार को वजीर खजाना ना बनाकर साइड लाइन कर दिया गया है, तो ये तासुर एक बड़ा लंबा चौड़ा डल गया था और साथ ही नाम इस्टेब्लिशमेंट कर लेते थे कि इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती इसहाक डार को, वो नापसंदीदा समझती है। अच्छा, अब इसके बाद क्या हुआ है, जब इनको वजीर खारजा के साथ साथ डिप्टी वजीर आजम भी बना दिया गया है, एक तो इस्टेब्लिशमेंट ऑन बोर्ड है, ये सब फ्री कैन ने मिल के फैसला किया है। ये बिल्कुल आपको मैं सही बात बता रहा हूँ, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है कि जी ये नवाज शरीफ ने इस तरह किया है कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को ओवर रूल किया है और उन्होंने स्टेप इन किया है कि नहीं, डार को तुम बनाओ फौरन। और वो दोनों चूंकि सऊदी अरब में मौजूद थे, डार साहब भी और शहबाज शरीफ भी,
और सेक्रेटरी कैबिनेट को बुला के कहा गया कि भी जाओ दफ्तर खोलो और नोटिफिकेशन करो। बिल्कुल ये छुट्टी के दिन का बस ज्यादा इसलिए क्वेश्चन है। अगर वो आज करते तो कहते जी इतनी क्या जल्दी थी, सऊदी अरब थे, पाकिस्तान में होते थे, अच्छा क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि हमने हर चीज में क्वेश्चन तो दायर है, निकालना है। तो डार साहब के इसके बाद मेरे ख्याल में आगे पीपल्स पार्टी को भी कैबिनेट में लाया जाएगा। अच्छा। और जो लोग कोशिश कर रहे थे कि जी ये लड़ाई है और हुकूमत मुस्तहकम नहीं है और नवाज शरीफ बिल्कुल लाताल्लुक है, तो नवाज शरीफ बिल्कुल लाताल्लुक नहीं है। जैसे वो बेटी को वजीर आला बना के वहां चला रहे थे, यहाँ पे भी वो शहबाज शरीफ, इसहाक डार, एक पेज पे तासुर बनाया गया था कि नहीं है लड़ाई है, उसको खत्म किया गया। ठीक हो गया। अच्छा आमिर साहब, अब एक और मामला भी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। आपको लगता है कि जो मुज़ाकरात का एक दौर है वो दोबारा से शुरू हो सकता है? क्योंकि पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी कोशिश की, पीपल्स पार्टी ने भी पीटीआई को मुज़ाकरात की दावत दी, उसके बाद भी जो गैर संजीदा तर्ज अमल इख्तियार किया गया वो हम सभी जानते हैं। इस बार आपको लग रहा है मुज़ाकरात हो पाएंगे? जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के ये बयानात हैं कि हमने तो प्रॉपर एक कमेटी बनाई हुई है एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने के लिए, और वो खास तौर पर सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से ही बात करना चाहते हैं, तो सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से बात करके मसला हल हो सकता है? और वो भी सिर्फ थोड़ा सा अरसा हुआ है, 1.25 साल से इंतजार कर रही है वो कमेटी। चूंकि ये बात रऊफ हसन साहब ने कही, शहरियार आफरीदी ने जो बात आर्मी चीफ और डीजीआई के हवाले से कही, तो शेर अफजल मरवत और बाकी कहने लगे कि नहीं ये खान का पैगाम नहीं है। अब आप देखें कि पीटीआई के अंदर जितने लीडर खान से मिलते हैं उतने ही दावे करते हैं। खान साहब हर एक को कोई ना कोई फुलझड़ी पकड़ा देते हैं कि जाओ बच्चे जाके ये बयान डाल दो, दूसरा आएगा उस बयान की तरदीद कर देगा। खान साहब खुद बहुत ज्यादा कंफ्यूजन का शिकार हैं, क्लैरिटी नहीं है। ये सबको पता है कि चाहते वो यही हैं कि फौज से गुफ्तगू, और फौज उनसे गुफ्तगू नहीं कर रही। जैसा जवाब उनके दौर में दिया जाता था अब भी वही है कि आप हुकूमत से बात कीजिए। अब वो समझते हैं कि हुकूमत तो हमारी बिल्कुल इस काबिल ही नहीं है कि उनसे बात की जाए। अब 1.25 साल तो बकौल रऊफ हसन साहब के इंतजार में गुजर गया, तड़ियां लगाते गुजर गया, प्रेशर डालते हुए गुजर गया कि कब कैसे हमने इस माहौल को ठीक करना है, लेकिन उनसे हो नहीं रहा ठीक कि कैसे कब क्यों करना है, उन्होंने नहीं करना है। कंफ्यूजन यही है कि किसी तरह रास्ता मिले और भड़क भी रहे, मैदान में हमारा काबू भी रहे, कि निशान हमने रखना है कि जी हम तो बड़े खुददार हैं, एब्सोल्युटली नॉट कहने वाले हैं हम, और हमें कोई दबाव में नहीं ला सकता, बिल्कुल नहीं ला सकता। लोगों ने आपके साथ मोहब्बत की है, कोई शक नहीं है, लेकिन आप भी तो उन्हीं लोगों के लिए रास्ता निकाल लें ना। कब तक आप इस तरह आंख मचोली खेलते रहेंगे कि जी एक तरफ फौज को अंगेज भी करना चाहते हैं, दूसरी तरफ ये तासुर देना चाहते हैं कि हम तो इनको घुटने को बल लाएंगे। रियासत इस तरह नहीं चला करती। ये खान साहब ने सोचना है। अब उनको लोग हर 2 रोज आके बढ़ा देते हैं, बस अब आप आज रहा हुए कल रहा हुए, अब आप देख लें ईद से पहले, इलेक्शन से पहले, फिर अप्रैल, आज सेकंड लास्ट डे अप्रैल का, कल लास्ट डे होगा। अभी तो फैसले नहीं हो रहे और फैसले होने में भी टाइम लगेगा। और आज तक जो लड़ाई वो लड़ रहे हैं, ये फैसले उनके 3 केसों के आ भी जाएं तो बहुत से केसेस हैं जिनमें उनको बाहर नहीं निकाला है। ठीक है, लेकिन अब वो बाहर आने, लेकिन आमिर साहब आपको क्या लगता है कि अगर ये मुज़ाकरात शुरू भी होते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी हैं उनकी गारंटी आखिरकार लेगा कौन कि ये जब बाहर आ जाएंगे फिर इस तरह के बयानात नहीं देंगे, फिर इस तरह की महाज़ाराई नहीं करेंगे? इस पर आपको लगता है कौन ऐसा इंसान है जो कि सालिस बन सकता है? देखें, मेरा नहीं ख्याल कि जब तक खुद वो ना चाहें कोई भी सालिस उनका बन सकता, क्योंकि रियासत के साथ आप डबल गेम तो नहीं कर सकते, ना आपको वो करने देंगे। आपने 9 मई करके देख लिया, आपका ख्याल है कि आप 8 फरवरी को इलेक्शन लड़के जीत चुके, आपने देख लिया, तो फिर अब आप और क्या करना चाहते हैं? अली अमीन गंडापुर साहब ने जो कहा कि मैं इस्लामाबाद पे चढ़ाई कर दूंगा और इमरान खान को ले जाऊंगा, तो शिबली फराज साहब ने अगले दिन ही कहा कि नहीं वो सियासी बयान था। वो पहले भी हम बात कर चुके, जब उन्होंने कहा था कि जो रिश्वत मांगे उसके सर पे ईंट मारो, तो उसके बाद उन्होंने कुछ दिन के बाद उसकी वजाहत की कि नहीं वो मैं सियासी बयान दे रहा था। तो ये खुद ही नोरियस बना देते हैं और अपने ऊपर प्रेशर बढ़वा लेते हैं। क्या ख्याल है कि स्टेट पे, विफाक पे आप हमला करेंगे आके, आप सूबे में जाके पंजाब में अडयाला जेल से अपने लीडर को छुड़ाएंगे? कोई इस तरह का रास्ता आपको देने के लिए तैयार होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। आपके लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी, क्योंकि ये फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। एक तरफ आप स्टेट के साथ कोर कमांडर हाउस में जाके बातचीत भी करते हैं, आप प्राइम मिनिस्टर के साथ भी बात करते हैं और आप कहते हैं कि ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, तो कौन कहता है कि ये गलत बात है? दूसरी तरफ उन्हें आप धमकियां लगाते हैं। हालांकि जब आप जाते हैं तो आपको अपने लीडर से भी मिलते हैं अडयाला जेल में, तो बातचीत का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। जब आप कोई पॉलिटिकल गेम करेंगे तो आपके साथ पॉलिटिकली
बहरहाल फेडरल गवर्नमेंट बिल्कुल रेडी होती है इस सेंस में कि किसी को नहीं चाहिए इस मुल्क में महादाराई, लेकिन आप अगर महादाराई के नाम पे जैसे सुप्रीम कोर्ट से इजाजत लेके 25 मई को बड़ी मुश्किल से सुप्रीम कोर्ट ने वो बेंच बना के, अब तो आ रही हैं बातें कि कोई किसी को फोन कर रहा था, बेंच बन रहा था, और आपको फिर अगले दिन ये साबित किया गया कि हाँ उसके अंदर आपको रियायत ही दिलवाना मकसूद था कि नहीं वो दरख्त, वो जो आग लगी वो तो आंसू गैस से बचने के लिए थी। खुद मोहतरम चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल तावीलें देते फिर रहे थे उस लड़ाई झगड़े की। तो अब वो सहूलतें तो आपको मुयस्सर नहीं है, जमानतों में मौजूद है, आपको रिलीफ बहुत मिल रहा है अदलिया से, लेकिन उस तरह नहीं रहा, वो सुप्रीम कोर्ट वो नहीं रही जो आपके लिए पहले से आके बैठ जाते थे कि आप पिटीशन तैयार कर लें, हमने अमला भी भिजवा दिया, बस फटाफट आइए। इत्तेजाज हसन और खुद ये जो खोसा साहब है लतीफ खोसा, ये चीफ जस्टिस से मिलते हैं, फिर बेंच बनवाते हैं, फिर केस लगाते हैं, तो ये रियलिटी से दूर है। देखिए आप कितना टाइम लगता है इसमें वापस आने में। ठीक, अच्छा आमिर साहब ये भी बताइएगा, हम ये भी देख रहे हैं कि कुछ रहनुमाओं की वापसी के इम्कानात रोशन होते हुए नजर आ रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक ऐसी शख्स है जो कि एक टाइम पर अपने जमाने में जिस वक्त वो एक ओहदे पे थे, वफाकी वजीर रह चुके हैं, बड़ा हॉट केक तस्वर किए जाते थे, फवाद चौधरी के हवाले से मैं बात कर रही हूँ। आपको लगता है क्या खबरें हैं कि इन शख्सियात की वापसी होगी, जिसमें सदाकत अब्बासी साहब भी हैं, अली नवाज अवान साहब भी हैं, और दीगर कुछ और भी लोग हैं जो कि पहले पार्टी के छोड़ने के हवाले से जिनके बयानात आए थे, लेकिन अब कहा यह जा रहा है, तासुर आ रहा है कि शायद ये लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वापस आ जाएं। तो लग रहा है कि हालात थोड़े से आसान हो रहे हैं, साजगार हो रहे हैं लोगों के लिए। देखें, इमरान खान साहब की किसी भी बात पे आप ये नहीं कह सकते कि ये फाइनल है। वो जैसे चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर होते थे ना, CMLA कैंसिल माई लास्ट ऑर्डर, तो ये यू टर्न को बड़े अच्छे अंदाज से बयान कर देते हैं कि नहीं ये फायदेमंद होता है। तो उनके लीडर्स हैं, उनके लीडर प्रेशर में थे, इसमें कोई शक नहीं है, लोग छोड़ गए, गुस्से का इजहार PTI ने किया, नई आने वाली क़यादत उनकी राह में रुकावट जरूर है, लेकिन वो इस कदर ताकतवर नहीं है कि वो खान साहब को अपने फैसले से रोक सके। अब हमें देखना होगा कि अडयाला जेल जाके फवाद चौधरी मिलते हैं, क्योंकि जो मकासद थे इलेक्शन हो चुके, वो इलेक्शन हार चुके, लेकिन उन्होंने वो गुफ्तगू नहीं की जो बहुत सारे लोगों ने आके, जैसे फरूक हबीब ने की, और वो चले भी तहरीक इस्तेकाम पार्टी में गए। कुछ लोगों ने सियासत छोड़ने का जरूर ऐलान किया था, लेकिन उन्होंने इमरान खान के ऊपर कोई तंज नहीं किया, तनकीद नहीं की, और तनकीद करने वाले भी वापस आ जाएंगे वक्त के साथ साथ। ऐसा भी नहीं है कि वो कि जिन्होंने बोल दिया जब खान ने माफी देनी है तो दे देनी है, तो कोई ऐसा चंबा नहीं है। उन्हें पार्टी के लिए मजबूत बयानिए की जरूरत है जो नए लोगों से बन नहीं रहा, बल्कि वो रोजाना कुछ ना कुछ नया ब्लंडर कर देते हैं। अब उनको ला रहे हैं जो पुराने ब्लंडर करते थे। ट्रू, ठीक है, बहुत शुक्रिया सीनियर तज़कियाकार आमिर इलियास राना साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा स्टे ट्यून्ड न्यू पाकिस्तान। आगे बढ़ते हैं और अब कुछ बात करते हैं मुल्क में बहरानों के हवाले से। तो हम देख रहे हैं कि मुल्क अजीज मुसलसल बहरानों की लपेट में ही है। हालिया दिनों में भी गंदम बहरान ने किसानों को शदीद परेशान कर रखा है, और ये हरगिज़ नई बात नहीं है, क्योंकि मुल्क में हर साल ही हम देखते हैं कि चीनी और गंदम का बहरान एकदम ही नमूदार होता है, और एक ऐसे मुल्क में जिसे कहा जाता है कि हम ज़राअत में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। हर हुकूमत चीनी और गंदम बहरान कंट्रोल करने में हमें नाकाम नज़र आती है, क्योंकि जो कार्टल्स मौजूद हैं उनके बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि हुकूमत का हिस्सा भी होते हैं। और इस वक्त किसान की हालत यह है कि वो गंदम को हाथ में लेकर बैठा है, हुकूमत की तरफ देख रहा है कि हुकूमत किसान से गंदम खरीदे, लेकिन हुकूमत मुसलसल टाल मटोल से काम कर रही है। बिल्कुल, और अब मुल्क में दरामद गंदम मुकर्ररा ज़रूरत से ज़ायद मंगवाने का भी इंकशाफ हुआ है। ज़राए वज़ारत पैदावार ने बताया है कि पहले मरहले में 20 लाख टन गंदम दरामद करने की इजाज़त दी गई थी। दरामद की गई गंदम फरवरी में पाकिस्तान पहुंचना थी, ताहम ताखीर की गई और फिर मजीद 10 लाख टन गंदम दरामद करने की मंजूरी ली गई, और मजमूई तौर पर देखा जाए तो अब 30 लाख टन गंदम दरामद कर ली गई है। जबकि दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत गंदम की खरीदारी पर अब तक कोई फैसला नहीं कर सकी है, जबकि किसानों ने हुकूमत को फैसले के लिए आज तक की डेडलाइन दे रखी है। इसी हवाले से हम मजीद भी बात करेंगे। आपको बताते चलें कि जो गंदम बहरान है वो अब डे बाय डे हम देख रहे हैं कि बढ़ता जा रहा है। सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद ने हमें ज्वाइन किया है, खालिद खोकर हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले हमें ये बताइएगा कि गंदम बहरान क्यों नमूदार हुआ? किसान ने अपनी गंदम हुकूमत को बेचनी होती है, क्या सरकारी गोदामों में पहले से ही गंदम मौजूद है, यही बहरान की वजह है? जी बहुत शुक्रिया। अभी आप जो फिगर दे रहे थे 30 लाख टन नहीं, ये 35 लाख 87 हजार टन बाहर से गंदम आई है।
और जो पहले दिन ही समरी मूव की गई थी, उसको कैप नहीं किया गया था, अनलिमिटेड उसमें था कि जितनी मर्जी को मंगवा ले। दुनिया में कभी ऐसा नहीं होता, ना पाकिस्तान में ऐसा हुआ है कि आप बाहर से कोई चीज मंगवा रहे हो उसको कैप ना करें। और पहले दिन से ही उसको 31 मार्च किया गया कि 31 मार्च तक मंगवा सकते हैं। हालांकि फरवरी एंड पे सिंध की गंदम आ जाती है और मार्च पूरे में सिंध की मुकम्मल गंदम आ जाती है। ये टोटल फैसले बदनीति पे मबनी थे, यानी कि बकरा हलाल किया गया एक बोटी खाने के लिए। और मैं आपको अर्ज करूं बदनीति क्यों पैदा हुई। पहली दफा हुआ कि इंटरनेशनल रेट हमसे बहुत कम हो गया, $550 फी टन से कम होकर $200 पर आ गया। ये कुछ 24-2500 में पहुंची कराची, और वो गंदम उठा के इन्होंने 44-4500 में यहाँ बेची, यानी को 150 अरब रुपया इस माफिया ने कमाया उस सरकारी मशीनरी के साथ मिलके। उस वक्त सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी थे कैप्टन महमूद साहब, जिन्होंने ये सारा गेम रचाई, जिन्होंने ये सारी, जो पहले नंदीपुर में मुलविस रहे हैं, अच्छा, जो पिंडी रिंग रोड केस में भी अंदर रहे हैं, उन्होंने ये सारी गेम की और काश्तकार का मुआशी कत्ल कर दिया यहाँ पे करोड़ों काश्तकारों का इसकी वजह से। और फिर एक और गेम की गई, वैसे जब सस्ती गंदम आ गई तो जो अपने स्टोरों में गंदम पड़ी थी, गवर्नमेंट के स्टोरों की मैं बात कर रहा हूँ, फूड डिपार्टमेंट पास्को, उसका रिलीज रेट था 3900 रुपया। वो बाहर वाली गंदम को ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए उसका पहली दफा ये हुआ कि इतना रेट अप कर दिया जाए, खरीदी 3900 पे और उसको रिलीज रेट फ्लोर बिल को 4785 लेकिन खालिद खोखर साहब, वज़ीर-ए-आज़म ने तो पॉस्को को हदफ बढ़ाने का नहीं कह दिया था, फिर पंजाब हुकूमत फैसला करने में कासिर हमें नजर आ रही है। इस बहरान की जिम्मेदार तो फिर ब्यूरोक्रेसी को होना चाहिए। देखिए मैं आपको अर्ज करूं, मैं वज़ीर-ए-आज़म साहब का ममनून हूं कि उन्होंने 4 लाख टन का बढ़ाया है, लेकिन 4 लाख टन एक पीनट्स काश्तकारों के लिए। लेकिन ना जहां पे आपकी 32 मिलियन टन गंदम होनी है, वहां पे अगर 0.4 मिलियन टन का अनाउंस किया जाए तो ये बात बनती नहीं है। 4 लाख 32 मिलियन टन हमारे पास गंदम एक्सपेक्टेड है। मैं काश्तकार इस वक्त बहुत परेशान है, मैं उनके जज्बात का लफ्ज़ों में इहाता करके नहीं बता सकता कि वो कितनी तकलीफ में है। सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि क्या इस मुल्क में हमेशा माफिया ने कमाना है? क्या इन सरकारी हुकूमतों को, इसको जो भी माफिया ने कहना वही होना है? अब आप ये देखें ना, आम आदमी कहाँ जाए जी? आम आदमी, मैं काश्तकार से हट के बात कर रहा हूँ, आम शहरी, जिस शहरियों की आज ये बात कर रहे हैं, हमने 2 साल पहले गंदम बेची 2200 रुपए मन, एंड कंज्यूमर ने वो खरीदी 6000 रुपए मन। उस वक्त ये रियासत, ये हुकूमत कहाँ गई थी? माफिया पैसा कमा गया। यानी कि जब इंटरनेशनल रेट ज्यादा था और 15-20 साल ज्यादा जहां से स्मगल होती रही गंदम, तब उन्होंने पैसा कमाया और यहाँ रेट अप हो गया। अब जब इंटरनेशनल रेट कम हो गया, बाहर से मंगवा के काश्तकार को मार दिया गया, काश्तकार का मौशी कत्ल कर दिया। अच्छा, फिर जब 23-2400 बाहर से सस्ती गंदम आई है, क्या गरीब को उसका आटा इन महीनों में सस्ता मिला है? देखिए ना, ये कोई तरीका नहीं। एंड कंज्यूमर भी मारा जाए, काश्तकार भी मारा जाए, और मुल्क का सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है, मैं अब एक तो 150 अरब रुपया हुकूमत को अपना सूद ज्यादा पे करना पड़ेगा जो गंदम पिछले साल की अपनी बची पड़ी है, नंबर 1। नंबर 2, जो काश्तकार है उसको जो असल कीमत से 800 से 900 अरब कम मिलेगा। जब काश्तकार अगली फसल काश्त करने लगेगा, उसके पास पैसे नहीं होंगे। यानी गंदम के बाद आपकी 2 मेजर फसलें आनी है, एक आनी है उस पर कपास, एक आना है चावल। वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकेगा, पैदावार कम होगी। फिर जब अगले साल गंदम काश्त करने लगेगा, उसको डर होगा, खौफ होगा, वो सहमा हुआ होगा कि मेरे साथ हुकूमत नहीं है, हुकूमत मुझे पाकिस्तानी और इंसान तस्लीम नहीं करती। क्या मेरी गंदम बिकेगी, नहीं बिकेगी? वो अगर 15-20% काश कम कर दे तो क्या हम फिर इंपोर्ट करेंगे? क्या हम सबक नहीं सीखे कि आज से 1.5-2 साल पहले हमने 24 खवातीन को शहीद करवाया? लेकिन खालिद साहब, ये भी क्लियर कर दीजिएगा यहां पर कि ये क्या सिर्फ पंजाब का मसला है या केपी और सिंध में सेम सिचुएशन है? देखिए, मैं पंजाब में गंदम 80% आपकी पंजाब में होती है, लेकिन मैं आपको एक चीज बता चलूं कि मुझे आज रात को ही एक कॉल आई है कि जिसमें मुझे यकीन दहानी ये करवाई गई है कि आज शाम तक वो फैसला कर लेंगे, पंजाब हुकूमत खरीदारी शुरू करेगी आज। और फैसला नहीं होता तो फिर आपका लाएअमल क्या है? देखिए सर, मैं आपको अर्ज कर दूं कि क्लर्क हड़ताल करते हैं, कलम छोड़ हड़ताल करते हैं, ताजर करते हैं, शटर डाउन करते हैं, सनतकार करते हैं, इंडस्ट्री बंद कर देते हैं। हम काश्तकार वाहिद हैं कि अपना काम नहीं छोड़ते। हम सप्लाई बंद नहीं करते, दूध की, सब्जियों की, फ्रूट की, गंदम की, हर चीज की सप्लाई बंद ना करें। हमें हुकूमत मजबूर कर रही है कि हम वो काम करें जो हमें इस्लाम इजाजत नहीं देता, जो हमें अखलाकन इंसानी इजाजत नहीं देती, क्योंकि रिस्क मेरा अल्लाह देता है सबको, मैं नहीं देता। ठीक है ना? काश्तकार तो नैब खुदा है, अल्लाह का दिया हुआ रिस्क जमीन का सीना चीर के अल्लाह की मखलूक तक पहुंचाता है।
काश्तकार से सर बड़ा मुहिब वतन भी कोई नहीं, क्योंकि काश्तकार अपनी जमीन का टुकड़ा उठा के किसी दूसरे मुल्क में मुंतकिल नहीं कर सकता। काश्तकार का जीना पाकिस्तान में, मरना पाकिस्तान में, उसकी औलाद इधर, जदाद इधर, तालीम इधर, सेहत इधर, उसका ईमान भी पाकिस्तान में। इसलिए हम अपने मुल्क की खातिर सोचते हैं। आज बात की जा रही है 16 रुपए की रोटी, 16 रुपए की रोटी। देखिए मैं आपको अर्ज करूं, 65% आबादी देहातों में रहती है। क्या हुकूमत एक चीज कर सकती है कि आटे का रेट पूरे साल के लिए फिक्स कर दे? मैं खुश हूंगा, मेरी कीमत पे भी बेशक किया जाए। अगर पूरे साल के लिए मेरे गरीब को आटा सस्ता मिले, मैं हर नुकसान बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूं। ये ना हो कि मुझे भी लूट लिया जाए और एंड कंज्यूमर जो एक गरीब आदमी है, जिसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, जो एक क्लर्क है, जो एक चौकीदार है, जो एक रेडी चलाने वाला है, जो महंगी चीजें नहीं खरीद कर सकता। देखिए हुकूमत को चाहिए तो ये कि आटा सस्ता करे, गंदम सस्ती रखे। मैं इस हक में हूं, लेकिन हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी तो कम करे ना। और जरूरत से ज़ायद पहले इंपोर्ट कर ली गई है, वो भी हम देख रहे हैं कि एक प्रॉब्लम वहां से भी क्रिएट हो चुकी है। नहीं, उस पे इंक्वायरी होनी चाहिए। और एक और मैं आपको इशू बता दूं काश्तकारों का। सर आप यकीन करें, हमने 150 अरब रुपए यूरिया में ज्यादा पे किया इस दफा। 150 अरब रुपया कंट्रोल रेट से ज्यादा अदा किया है। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां पे यूरिया के कंट्रोल 5 रेट है। एक ही चीज के 5 रेट है। क्योंकि जब पता किया तो पता चला जी प्लांटों को गैस मुख्तलिफ रेट पे मिलती है। ये हमारे सिस्टम, ये हमारी ब्यूरोक्रेसी क्या कर रही है? क्या हम मुअज़्ज़म मुआशरे में रहते हैं कि एक ही चीज एक जगह 3700, एक 4300, एक 4700, एक 5300 और हमें मिले सारी 5500 में? क्या रियासत की रेट वहां पे नहीं है? जब दुनिया में रेट गंदम का ज्यादा था, हमारे यहाँ रेट कम था, तो हमारे तो घरों से चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। पुलिस घर में दाखिल होती, काश्तकार ने अपने घर खाने के लिए क्यों रखी है? 25 मन से ऊपर न रखे। हमारा तो अपना खर्चा 200, 300 मन होता है। हमने नौकरों को तनख्वाह देनी होती है, पूरा साल देनी होती है, पूरे साल के लिए हमने रखनी होती है, बीच के रखनी, लेकिन हमें नहीं रखने दी गई थी। देखिए ना, हम किसी मुअज़्ज़म मुआशरे में नहीं रह रहे। मैं इस वक्त हुकूमत से अपील करता हूँ, खुदा के लिए फूड सिक्योरिटी पूरी दुनिया नंबर 1 पे है, बॉर्डर सिक्योरिटी नंबर 2 पे चली गई है। अगर ये मसला हल ना किया गया, जो मेरे साथ आज रात वादा भी किया गया कि आज शाम तक हल हो जाएगा, अगर ये मसला हल ना किया गया तो इसके आफ्टर इफेक्ट कम अज कम आफ्टर शॉक्स तकरीबन 3 साल ज़राअत ऊपर नहीं जा सकती। ये 3 साल के लिए ज़राअत का नुकसान हो गया उस माफिया की वजह से। मेरी गुजारिश है कि उसमें जितने लोग हैं, समरी मूव करने वाले, समरी अप्रूव करने वाले, उसमें जितने लोग शामिल हैं, सबको फांसी लगाई जाए, क्योंकि उन्होंने काश्तकारों का बहुत ही कत्ल किया है। देखो ना, ये जालिम लोग तो फिर तरक्की लेके बैठे हैं, वो उनके पास फिर बड़ी बड़ी सीटें हैं। यानी कि इतना बड़ा मुआशी कत्ल करके ऐसे लोग फिर अपने आप को कहें कि हम मुहज़्ज़ब हैं, फिर वो फैसले करने में बैठे हों। क्या हम किस मुआशरे में रहते हैं? आज अगर ये फैसले ना किए गए, ये सख्त फैसले ना किए गए, तो फिर मुल्क की मुआशी हालत ठीक नहीं होगी। फिर मैं यही कहूंगा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ठीक है, तो खालिद साहब इस वक्त का भी थोड़ा सा मैं क्लियर कर दीजिएगा, इस वक्त आपके पास क्या इत्तलात मौजूद हैं? इस बार अगर हम गंदम की पैदावार के हवाले से बात करें तो वो ज़रूरत के मुताबिक है, और इस बहरान का जो एक दूसरा एस्पेक्ट हम देखते हैं, आपको क्या लगता है इसका ताल्लुक स्मगलिंग से भी है? नहीं, स्मगलिंग में होता है जी, जब पिछले सालों में सारा स्मगलिंग पे था कि हमारा रेट इंटरनेशनल रेट से बहुत कम होता था, ऑलमोस्ट आधा होता था रेट। उस वक्त स्मगलिंग होती थी। इस दफा बाहर रेट $550 से कम होकर $200 पे आ गया है। इसलिए हमारी गंदम अब बाहर नहीं जा सकती। अब स्मगलर, यानी कि माफिया की पोजीशन ये है कि जब हमारा रेट इंटरनेशनल रेट से कम था, माफिया ने स्मगल करके कमाया, और साफ ज़ाहिर उसमें लोग शामिल थे। ऐसे स्मगलिंग नहीं कर सकते जब तक लोग शामिल ना हो। और अब जब हमारा रेट ज्यादा हो, इंटरनेशनल रेट कम हुआ, तो माफिया ने बाहर से मंगवा के कमा लिया। मंगवाने कामयाब हो ही रहा, एंड कंज्यूमर और काश्तकार यहाँ पे लुटता रहा जी। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। सदर किसान इत्तेहाद खालिद खोखर साहब हमारे साथ मौजूद थे, और जो उनका दरीना मुतालबा है वो ये भी है कि अगर सरकार पूरे साल के लिए गंदम का एक रेट भी फिक्स कर देती है तो वो उसके लिए भी तैयार है। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान, और इस सेगमेंट में हम बात करने जा रहे हैं उन पाकिस्तानियों के हवाले से जो कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद हों या बैरून ममालिक में मौजूद हों। वो पाकिस्तान को बड़े अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करते दिखाई देते हैं और पाकिस्तान का नाम
रोशन करते हुए भी हमें दिखाई दिए हैं। पाकिस्तानी आपको पता है कि हमेशा से ही हमें आगे नजर आते हैं, और चंद दिन पहले हमने कुछ मनाजिर भी देखे थे, कुछ वीडियोस भी सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रही थी। अमारात में बड़ी शदीद बारिश हुई थी, वहां पर सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई थी और हर तरफ ही पानी के रेले बहते नजर आ रहे थे। ऐसे में हमने देखा कि पाकिस्तानी नौजवान मदद करने में सबसे आगे नजर आए हैं, और ये पाकिस्तानी नौजवानों का जो मदद का जज्बा था उसको खूब सराहा भी जा रहा है। इन पाकिस्तानी नौजवानों ने बारिश के दौरान अवामी खिदमत की वहां पर बेहतरीन मिसाल कायम कर दी है, क्योंकि हमने जो मनाजिर देखे थे वो बड़े ही अनबिलीवेबल थे कि दुबई जैसे मुल्क में भी इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, और जो लग्जरी गाड़ियां थी वो हमें पानी में तैरती हुई दिखाई दे रही थी, उसके साथ साथ लोग भी फंसे हुए थे। बिल्कुल ऐसा ही है। एनीवेज, इन मामले पर किन लोगों ने इस तमाम सूरत हाल में वहां के लोगों की मदद की, आज हम उनसे आपको मिलवाने जा रहे हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं शाहिद, ओवैस, सलमान, आफान और आलम। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। और आपको तो मैं यही कहने लगी थी, बिल्कुल यही कहने लगी थी कि मैं ना अभी अपने प्रोड्यूसर से भी पूछी थी कि इन सबके नाम मुझे बता दीजिए, तो मुझे अनवार कहते कि सर आप ऐसा करते हैं, हम इन्हें फैंटास्टिक 5 बुला लेते हैं। तो मुझे ये बताइएगा कि सवाल तो मैं ड्रॉप कर रही हूँ, अपना नाम बताकर मुझे जवाब प्लीज दे दीजिएगा। ये जितनी बारिश हुई है, डेफिनेटली हमने देखा कि दुबई में, इमारात में किस कदर नुकसान पहुंचा, चाहे वो प्रॉपर्टी को हो, चाहे वो लोगों के कारोबार को हो, चाहे वो लोगों के माली नुकसानात हो या फिर उनके दूसरे नुकसानात हो। किस तरीके से मैनेज किया आपने इस तमाम तर सूरत हाल को, क्योंकि वहां पर तो देखकर ऐसा लग रहा था कि हाँ, हर किसी को अपनी अपनी पड़ी हुई थी। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम शाहिद इब्राहिम है, मेरा ताल्लुक लाहौर पाकिस्तान से है। 16 अप्रैल को, जैसा कि सबको पता है, बारिश की वजह से सिचुएशन काफी, हालात बड़ी मुश्किल हो गए थे इधर दुबई में, पूरे यूएई में। तो हम अपने गेस्ट को लेने एयरपोर्ट गए थे। रास्ते में हमने देखा बहुत सारी गाड़ियां पानी में फंसी हैं, फैमिलीज परेशान हैं, गाड़ियों में फंसे हैं। तो हमने एक छोटी सी कोशिश की कि उनको इस मुश्किल से निकालें। तो इसमें इसके अलावा यूएई गवर्नमेंट भी फुल एक्टिव थी उसमें, वो लोग भी अपना पूरा रोल प्ले कर रहे थे इस सिचुएशन को हैंडल करने में। लोग काफी परेशान थे, मगर हमने भी एक छोटी सी कोशिश की, तो जो सोशल मीडिया पे वायरल हो गई। ठीक है, तो जो आप लोगों की मॉडिफाइड गाड़ी थी उसने भी बड़ा सपोर्ट किया, उसका भी बड़ा किरदार था इसमें। जी, ये हमारे सुलेमान हैं, इन्होंने बड़ी प्यार से अपनी गाड़ी रखी है, उसको बेहतरीन तरीके से मॉडिफाई किया है। उसमें हमारे पास फुल इक्विपमेंट है, क्योंकि यहाँ गाड़ियां डेजर्ट में चलती हैं, हमारे पास उसके हिसाब से सब इक्विपमेंट है। हैवी बेल्ट्स हैं उसमें हमारे पास, और जो भी इससे रिगार्डिंग जो भी इक्विपमेंट है वो हमारी गाड़ी में एनी टाइम अवेलेबल होते हैं। अच्छा, तो शायद ये बताइएगा कि जहां पर हम देख रहे हैं कि शॉपिंग मॉल हो, और आपने कहा ना कि आप अपने किसी गेस्ट को लेने के लिए एयरपोर्ट भी जा रहे थे, तो हमने तो एयरपोर्ट पे भी बारिश बहुत ज्यादा देखा है कि फ्लाइट्स नहीं वहां से निकल पा रही थी, लोगों की जो रेजिडेंस है वहां पर भी बहुत ज्यादा पानी था, और हर तरफ तबाही ही तबाही हमें नजर आ रही थी। कितना मुश्किल था आप लोगों के लिए दूसरे लोगों को रेस्क्यू करना? बस इसमें छोटी सी कोशिश की थी हम लोगों ने, साथ दूसरे लोग भी हेल्प कर रहे थे। इसमें हमारी एक टीम थी जो पूरे ओवरऑल हम लोग 5 लोग थे। हमने इसको निकले लेके कि नहीं, लोग परेशान हैं। हम लोग तकरीबन 3 दिन हम लोगों ने इस रेस्क्यू को किया है। इसमें हमने कोई टाइम नहीं देखा, कोई भूख नहीं देखी, लोगों की हेल्प की हमने। हम इसमें हमारे जो ये अफान के फादर हैं वो आए अपनी गाड़ी लेके, उसमें हमने लोगों को खाना दिया, पानी, जूसेस, जो भी चीज, स्नैक्स जो भी हो सकता था उसमें हमने लोगों को हेल्प की, उसके पहुंचाया, लोगों के घरों में राशन भी पहुंचाई गई हम लोगों ने। ठीक है। अच्छा सुलेमान, आप भी थोड़ा सा इसमें एडअप कीजिएगा। आप लोगों ने एक इंटरव्यू में बताया था कि फिर रेस्क्यू के लिए प्रॉपर कॉल्स आने लग गई थी, सोशल मीडिया पर भी आप लोगों के हवाले से लोगों को आइडिया हो गया था, वो एक दूसरे को बताना शुरू हो गए थे कि 5 लड़कों का ग्रुप है जो कि तमाम लोगों की मदद कर रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सलमान तनवीर है। बिल्कुल ऐसा ही था कि काफी लोग मतलब जो हमारे जानने वाले थे, दोस्त, वो हम लोग को यही बता रहे थे कि इस एरिया में चले जाओ, इधर यहाँ पे पानी बहुत ज्यादा है, यहाँ से आगे लोगों की हेल्प आउट कर सकते हैं हम लोग। इस तरह से मतलब काफी कॉल्स आ रही थी कि इधर इधर पानी ज्यादा है, यहाँ पे इतना पानी हो गया, मतलब कि लोग बाहर नहीं आ पा रहे, इधर राशन पहुंचा दें। इस तरह से कॉलेज आ रही थी, मतलब कि सब कॉल कर रहे थे हम लोग को बताने के लिए। बस ये था कि हम लोग को इस चीज का था कि हमारी गाड़ी थोड़ी ऊंची है, मतलब और हर पानी के लेवल से क्रॉस कर सकते हैं हम लोग इजिली, तो हम लोग हर जगह पे जा रहे थे।
और काफी जगहों पे ऐसा था कि हम लोगों ने काफी गाड़ियों को जिधर नहीं हो रहा था तो वहां पे हम लोग धक्का लगा के भी गाड़ी को अपनी आगे किया, जहाँ पे बहुत ज्यादा ही पानी का लेवल ऊपर था, जहाँ पे हमें खुद भी ये था कि शायद हमारी गाड़ी ना जा सके, तो वहां पे हम लोग खुद ही पैदल चल के गए अंदर। वहां पे आके मतलब अपनी रोक हमारी इतनी लंबी थी कि हम लोग मतलब अंदर पैदल जा रहे थे पानी के अंदर, वहां पे आके गाड़ियों के नीचे बैठ के मतलब गाड़ी के नीचे रोक लगा के उनको खींचना। और फिर जिन वैसे ये आइडिया था किसका ओवैस की गाड़ी के नीचे रोप लगा के आप लोग गाड़ियों को खींच भी रहे हैं, मतलब जहां लोगों को अपनी लग्जरीज की परवाह थी कि वो कहीं खराब ना हो जाए, आपने अपनी लग्जरी गाड़ी को बीच में उतार दी और आप लोग लोगों की मदद करते रहे पूरा दिन। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही था, बस हम लोगों ने यही सोचा कि गाड़ी बाद में आ जाएगी, अभी जिंदगी है लोगों की इम्पोर्टेंट है, तो हमने इस चीज का बिल्कुल भी अपना वो नहीं किया कि हमारी गाड़ी को कुछ होगा ये वो। यहाँ तक कि काफी इसमें भी मॉडिफिकेशन की हुई गाड़ी के अंदर, काफी मतलब अप लेवल की जो है ना मॉडिफिकेशन हुई है, लेकिन हमने उस चीज का कुछ भी नहीं सोचा, बस हमने बोला जो भी है बस आज ही करना है। जहां तक हमें यूएई ने इतना साल तक किया हमारा, तो हमारा भी फर्ज बनता था कि हम भी कुछ थोड़ा बहुत उनके लिए करें। ठीक है। अच्छा, हमारे पास भी कुछ नंबर्स हैं जिन लोगों की आपने मदद की है किसी भी तरह से, किसी को पानी से बचाया होगा, किसी के घर खाना पहुंचाया होगा, तो एग्जैक्ट नंबर भी शेयर कीजिएगा। हमारे पास तो 200 का नंबर है जी, इससे मोर देन है, ज्यादा ही है, कम नहीं है इसमें, अल्हम्दुलिल्लाह इससे ज्यादा ही है। एज ए बीइंग ए पाकिस्तानी और मुस्लिम हम लोगों ने इसको ये किया कि नहीं मुश्किल हालात हैं। इवन ये सुलेमान की सालगिरह थी उस दिन, सब प्रोग्राम पोस्टपोन करके खत्म करके हम तो ये इसकी सालगिरह हमने एक यादगार बना दी। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल रोड्स पे यादगार दिन है, रोड्स पे लोगों की हेल्प करके, और ये सारी जिंदगी याद रही। अब हम सुलेमान को अब हैप्पी बिलेटेड बर्थडे कह देते हैं, आपको बहुत मुबारक हो। अच्छा, अब आप तमाम लोग ही अमाराती हीरो भी बन चुके हैं। वहां के मीडिया ने आपसे कांटेक्ट किया हो, वहां की हुकूमत ने आपसे कांटेक्ट किया हो? जी 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 मीडिया ने किया है। हमारा खलीज टाइम में भी हमारी न्यूज चल रही थी, आर्टिकल भी लगा है, और इसके अलावा और भी न्यूज चैनल्स पे चल रहा है। इस तरह पाकिस्तान के बहुत सारे न्यूज चैनल पे ने इसको कवर किया है। और इमाराती गवर्नमेंट की तरफ से कोई कांटेक्ट? जी गवर्नमेंट की तरफ से भी हमें इनविटेशन है, इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीक में, इसी वीक में हमें उन्होंने इनवाइट किया, अभी वो डेट हम बता देंगे एक आधे दिन। ठीक हो गया। अच्छा, ये हमने देखा कि 3 रोज तक ये तमाम सिलसिला जारी रहा, उसके बाद जिस तरह से आप लोग भी मौजूद थे, अमाराती गवर्नमेंट ने जिस तरह से काम किया और फिर दुबई को जिस तरह से क्लियर किया, अभी ऑल क्लियर, तमाम सिचुएशंस क्लियर हो चुकी हैं उसके बाद? बिल्कुल ऑल क्लियर हो गया ये, अल्हम्दुलिल्लाह। गवर्नमेंट ने भी बहुत अच्छे तरीके से इसको, बहुत फास्ट क्विक इसको जो है ना फौरी हंगामी सूरत हाल में उन्होंने इसको टेकअप किया और इसको क्लीन कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल सब क्लीन। और जो पाकिस्तानी कम्युनिटी वहां पर मौजूद है वैसे ये बताएगा वो कितने खुश है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब भी हमारे पाकिस्तानी बहन भाई मुल्क से बाहर कोई काम करते हैं, अभी तक तो हमने देखा ना कि कुछ रेसेस हो गए, कुछ मैराथन और कॉम्पिटिशन हो गए, तो वो एक अलग मामला होता है, लेकिन फलाही एतबार से जब आप किसी की मदद को आके बढ़ते हैं बगैर किसी तफरीक के, क्योंकि दुबई में बहुत सारे रिलीजन के लोग रह रहे हैं, नो मैटर व्हाट, आपने किसी हिंदू की मदद की, आपने किसी यूरोपियन की मदद की, आपने किसी ब्रिटिश की मदद की, आपने किसी मुसलमान की मदद की, तो ये जज्बा कैसा था? जी बिल्कुल, बहुत आपने सही बात की। सब जो है पाकिस्तानी यहाँ पे हमसे कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, प्राउड फील कर रहे हैं सब इस चीज को लेकर के, क्योंकि जज्बा था एक हमारे भाइयों में, सब में, पूरी टीम में। अफान, सुलेमान ये तो पूरे साल ही कैंपिंग करते रहते हैं, इनके पास गाड़ी में हर चीज मौजूद होती है, तो जज्बा ऐसा था कि इन्होंने मुझे भी कॉल की, सब निकल गए, सब गए, और पानी मेरे घर के बाहर तक भरा हुआ था। मुझे इनकी कॉल आई कि यार बाहर ऐसी सिचुएशन है, तो मैं बाहर निकल के देखा तो मेरे घर के अंदर तक पानी आ चुका था। तो फिर ये मुझे अपने घर से लेने आए, मुझे उठाने, तो फिर सारे निकले, यानी कि फिर हम लोग निकल के राउंड पे सबकी हेल्प करते रहे, और इसको लेके बहुत एप्रिसिएशन मिल रही है यहाँ पे। पाकिस्तानी सब जो है मैसेज कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं कि बहुत वर्ल्ड वाइड जो है बहुत अच्छा प्राउड फील कर रहे हैं पाकिस्तानी सबकी हेल्प कर। जी हमने वही सब किसी रिलीजन्स की हमने नहीं परवाह की थी, उसमें हमने सबको कवर किया, जो भी फंसा हुआ था हमने उसको पूरी कोशिश की। इवन के हम लोगों ने एक ऐसा ट्रक था जिसको कोई भी नहीं कर रहा था उसकी हेल्प, हमने अपनी गाड़ी से उसको कोशिश की, धक्का लगाया, 2 गाड़ियां पीछे से उसको किया, हमने उसको भी निकाला, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। अच्छा अफान, आप भी ये बताइएगा कि क्या ये जो तमाम ऑपरेशन किया गया, रेस्क्यू ऑपरेशन आप लोगों की तरफ से किया गया, इसमें एक ही गाड़ी का इस्तेमाल हुआ या मुख्तलिफ गाड़ियां थी? हमारी मेनली एक ही गाड़ी यूज हो रही थी। अब्बू की गाड़ी बीच में आ रही थी, खाना, पानी, जूसेस देने के लिए,
और जिन लोगों को अभी हमें घर पे पहुंचाना होता था, हमारे पास टाइम इतना नहीं था, तो हम लोग ने अपने ड्राइवर्स को भी ऑन ड्यूटी रखा हुआ था, क्योंकि ऑफिस वगैरह सब बंद थे हमारे। लेकिन माशाल्लाह हमारे ड्राइवर्स ने भी काफी ज्यादा साथ दिया, उन्होंने भी किसी भी किस्म का कुछ इशू नहीं किया, और वो भी टाइमली वो लोग आए, उन्होंने घरों पे लोगों को ड्रॉप किया, कुछ फैमिलीज को ड्रॉप किया जिनके घर पे फोन आ रहे थे कि राशन पहुंचाना है, उनके घरों पे राशन पहुंचाया जा जाके। हमने राशन की डिस्ट्रीब्यूशन इतनी नहीं की, लेकिन जितना हमसे हो सकता था वो हमने किया, लोगों के घरों पे खाना पहुंचाया। Thank you so much, Shahid, Uwais, Salman, Afan and Alam. We are very proud of you. और